Hello students, welcome to all of you on this very bright and result inspiring platform of Science World. Students, I am your bio mentor Dr. Rajesh Tiwari. स्टूडेंट देखिए, बात इसमें है, हम आज जैसे टॉपिक आज हमने लिया है कि अगर हम किसी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, उसमें बहुत अच्छे रैंक से अपना सिलेक्शन हम इंश्योर करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। स्पेशली देखिए, आज हमारा जो एक फोकस रहेगा वो टीजीटी पीएचडी बायोलॉजी, एलटी जीआईसी, प्रवक्ता जीआईसी, सीएसआईआर, इन सब पे हमारा फोकस मेनली आज रहेगा कि कैसे इनको हम लोग यहाँ पे क्रैक कर सकते हैं, इसकी क्या स्ट्रेटजी, क्या प्लानिंग हमारी होगी, और अगर हम इस कोर्स को कराते हैं, हमारे साथ आप जुड़ते हैं, हमें क्या फॉलो करना है, कैसे हम इसको आगे बढ़ाएंगे। देखिए भाई, सबसे पहली बात यह है कि देखिए, एक हमारा होता है माइंडसेट इमोशनल और एक होता है प्रोफेशनल। तो पहली बात तो आप ये है कि आप लोग पहले प्रोफेशनल बन जाइए, कुछ दिनों के लिए प्रोफेशनल बन जाइए, इमोशनलिटी किनारे रख दीजिए। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगता है, पढ़ने में बड़ा आपको मजा आता है, बड़ा इजी और इंटरेस्टिंग लगता है, ऐसे ही कोई टीचर आपको बहुत अच्छा लगता है, हो सकता है आपका रिलेटिव कोई हो, ये सब हमारे इमोशनल डिसीजंस हैं, इमोशनल हमारा टच है। प्रोफेशनलिज्म ये कहती है कि कोई टॉपिक अगर हमारे सिलेबस का है, जहां से ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं, अच्छे क्वेश्चन आते हैं, और वो टॉपिक इंटरेस्टिंग नहीं है, थोड़ा डिफिकल्ट भी है, बोरिंग टाइप का भी है, फिर भी अगर वहां से हमको क्वेश्चन मिलते हैं तो हमको उस टॉपिक को करना चाहिए। और अगर कोई टॉपिक बहुत आपको लगता है इंटरेस्टिंग है, पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन क्वेश्चन हमको नहीं देता है, कम देता है, तो उससे हमारा लगाव सेकेंडरी लेवल का होना चाहिए। इसी प्रकार कोई टीचर, किसी टीचर की बात बड़ी अच्छी लगती है, बड़ा बढ़िया बढ़िया लच्छेदार भाषा में बात करता है, लेकिन पढ़ाने से हमारा टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा है, कॉन्सेप्ट बिल्डअप नहीं हो रहा है, तो हमारे बड़े नजदीकी फ्रेंड या रिश्तेदार ही क्यों नहीं होगा, हम उनसे नहीं पढ़ेंगे। क्योंकि हमको सिलेक्शन लेना है अपने एग्जाम्स में। तो पहला मेरा सजेशन आपके लिए है कि आप लोग इमोशनल की जगह पे प्रोफेशनल बनिए। और प्रोफेशनलिज्म की एक ही बात है कि जिस किसी एग्जाम को आप लेके सिंसियर हैं, जिस एग्जाम को आप क्वालिफाई करना चाहते हैं, सबसे अच्छा तरीका है कि कोई ऐसा या तो कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो बिल्कुल विदाउट एनी डिफिडेंस आपके प्रोस एंड कॉन्स को आपके सामने रख दे कि आपका ये स्ट्रांग पॉइंट है और आपका ये वीक पॉइंट है। या अगर नहीं है, अगर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिल पाता है, तो सिंपली क्या करिए, जिस एग्जाम को लेके आप सिंसियर हैं, उसके पिछले वर्षों के आप पेपर ले लीजिए, पेपर आप लेके देखिए, सालों करिए, वो पेपर आपको सारी बात आपके सामने रख देगा। तो प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स होते हैं, जो जो प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं, वो हमारे लिए सबसे अच्छे गाइड होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं टीचर हूँ, तो हो सकता है कि मैं अच्छी अच्छी बातें करूं, अपने बारे में अच्छी बात बताऊं, या हो सकता है कि मेरा जिस टॉपिक पे बहुत अच्छा कमांड है, जिसको मैं बहुत अच्छा कर सकता हूं, उसमें खूब प्रशंसा करूं, बताऊं कि यहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो आप ऐसा मत करिए। हालांकि हम जैसे टीचर कोई गलत बात नहीं बोलते, हम बिल्कुल जैसा पेपर आता है वैसा ही हम बात करते हैं, लेकिन मान लीजिए इनकेस आपको लगता है कि नहीं, हो सकता है कि टीचर भाई हो सकता है अपनी प्रशंसा में ज्यादा बात करता हो, तो बेस्ट आइडिया है कि आप जिस एग्जाम को लेके सिंसियर हैं, सीरियस हैं, जिसमें अपना सिलेक्शन आप अपना इंश्योर करना चाहते हैं, तो उनके प्रीवियस ईयर के पेपर आप देखिए। वो पेपर आपको सब कुछ बता देगा कि किस टॉपिक से किस स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आता है, और तब उसका असेसमेंट करिए अपना कि हम इस पेपर को लिए कितना तैयार हैं, कितने क्वेश्चन हम कर पा रहे हैं, कितने क्वेश्चन से हम फैमिलियर हैं, कितने क्वेश्चन हमको बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। एकदम ऑनेस्टी से 100% आंसर करिए, अपना असेसमेंट करिए, और उसके बाद से फिर तलाश करिए कि कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए, किस टीचर से पढ़नी चाहिए, या जो भी आपकी जो इनकम्प्लीटनेस है, जो भी आपकी वीकनेस है, वो कैसे दूर की जाएगी। तो उसका आप उसके फिराक में आप पढ़िए, और निश्चित रूप से आपको मार्केट में आप जानते हैं आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, तो अच्छे अच्छे टीचर मिल जाएंगे, अच्छा सा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, अच्छा सा कोई मेंटोर मिल जाएगा, अच्छे से बुक मिल जाएगी, और उसको लेके पूरा मेहनत कर डालिए आप। हम तो यही कहते हैं कि आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं है, ये कोई बोर्ड एग्जाम नहीं है। आप जानते हैं कि एग्जाम्स में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डिफरेंसेस होते हैं, और मेन डिफरेंस यही है कि यहाँ पे आप जानते हैं कि सर्टेन नंबर ऑफ सीट्स होती हैं,
और वो सीट भी आप जानते डिफरेंट कैटेगरी में बटी होती हैं, आप जानते हैं, सारी बात उस पर डिल करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपके हिस्से कितनी सीट आ सकती है ध्यान दीजिए, हालांकि हमको तो एक सीट से मतलब है, तो उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी प्लान करिए और बहुत इफेक्टिव तरीके से, बड़े प्रोफेशनल तरीके से आप सब कुछ करिए। इमोशनलिटी को कुछ दिनों के लिए साइड में रखिए, हार्ड कोर प्रोफेशनल बनिए। जब आपका सिलेक्शन हो जाए तो फिर सारे इमोशंस को आप अपनी जिंदगी में लाइए, उनको चेरिश करिए, उनको एंजॉय करिए, सब करिए, लेकिन अभी नहीं। अभी जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक हम हर मामले में बिल्कुल प्रोफेशनल रहेंगे। टीचर के सिलेक्शन से लेकर के और स्टडी मटेरियल सिलेक्शन में हर मामले में हम सिलेक्शन प्रोफेशनल रहेंगे। यहाँ तक कि अपने बिहेवियर को लेके भी आप प्रोफेशनल बनिए। अगर आपको लगता है कि हमको पर डे इतना पढ़ना चाहिए और आपका मन लगता है कि नहीं मुझे मैं इतना नहीं पढ़ पाऊंगा, मुझे यहाँ पे इस मीडिया पे जाना है, उस मीडिया पे जाना है, तो सब चीजें आप बंद करिए और बिल्कुल जितना डिमांड है सब्जेक्ट को क्वालिफाई करने के लिए, जितना टाइम आपको चाहिए वो टाइम आप दीजिए, चाहे वो टाइम जहां से भी आ जाए। एक बार सिलेक्शन इंश्योर कर लीजिए, लाइफ को बिल्कुल आप बिल्कुल इंश्योर कर लीजिए, उसके बाद भाई जिंदगी आपकी अपने हिसाब से जियो, कौन रोक रहा है? जितने घंटे चाहे आप व्हाट्सएप चलाओ, फेसबुक चलाओ, कौन रोक रहा है आपको? हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर भी अभी तो प्रेजेंट टाइम में नहीं, अभी आपको क्या करना है, अपने कहते हैं सामान्य भाषा में कि अब दिल की नहीं अपने दिमाग की सुनिए। तो दिमाग यही कहता है, बस एक लाइन की बात है, पिछले वर्षों के पेपर उठाइए, जिस किसी एग्जाम को लेके आप इंटरेस्टेड हैं उनके पेपर को आप देखिए, उन क्वेश्चन का भले ही आंसर नहीं जानते हो, क्वेश्चन तो पता चल ही जाएगा ना भाई, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इस टॉपिक क्वेश्चन आते हैं। आजकल तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन आने लगे हैं, ऐसे बुक्स आप मार्केट में अवेलेबल हैं, उनको लेके देख लीजिए कि किस साल किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे। आजकल जान यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल होता है कि पिछले साल कितने मेरिट गई थी, ओबीसी की मेरिट क्या थी, जनरल मेरिट क्या थी, सब कुछ अवेलेबल है और ये सारा डाटा आपके पास होना चाहिए। उसके प्रॉपरली एनालिसिस करिए और उसके बाद अपनी प्रॉपरली जो है अपनी स्ट्रेटजी प्लान करिए और उस जो आपने प्लान किया है उसको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कीजिए। खाली प्लानिंग से बात नहीं बनेगी, आपको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करना पड़ेगा और तब जाके आपका सिलेक्शन इंश्योर होगा। एक बार आप सिलेक्शन इंश्योर कर लीजिए, उसके बाद सभी जिंदगी अपनी है, आप बड़े आराम से अपने हिसाब से जिए। तो अगर हम आपसे टीजीटी, पीजीटी या एलटी प्रवक्ता अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो देखिए भाई, हम लास्ट 24 ईयर से पढ़ा रहे हैं और इलाहाबाद शहर में अगर आप लोग पूछेंगे जितने लोग पढ़ा रहे हैं उनसे, जो सीनियर होंगे, टीजीटी पीजीटी हम ही ने इलाहाबाद में स्टार्ट किया था, ईयर था 2002, उसमें हमने शुरू किया था। बाद में हमने 4 साल पढ़ाया और पढ़ाने के बाद हमने इसको बंद कर दिया अपना सेंटर, और कुछ आजकल आज डेट में बड़े नामी गिरामी स्थापित टीचर हैं जो पढ़ा रहे हैं, वो मैंने अपना क्लास उन्हीं को दे दिया था 2 लोगों को, और हम फिर वहाँ पे आईआईटी और नीट पढ़ाने लग गए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ाने लगे, क्योंकि ये सब ज्यादा पेइंग बैचेस थे। हम लोग लालची फोक्स, थोड़े हम लोग ज्यादा लालची हो गए, ज्यादा डिमांड बढ़ गई तो हम लोग घूम घूम के अपना पढ़ाने लगे, खूब पैसा कमाने लगे, कमा भी लिया काम भर का। आज के डेट में आप जानते हैं कि बातें थोड़ी सी बदल गई हैं, अब आप देख रहे हैं कि ऑफलाइन साथ ऑनलाइन बैचेस भी चलने लगे हैं, तो ऑनलाइन पे इसमें हम पढ़ा रहे हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन टीचिंग हमारे दूसरे के यहाँ चल रही थी, अब हम लोगों ने अशोक जी के साथ मिलकर अपना नया सिस्टम शुरू किया है। तो मैं थोड़ा सा आपसे स्ट्रेटेजिक बात कर लूं कि लाइफ साइंस कैसे तैयार किया जा सकता है या बायोलॉजी कैसे तैयार की जा सकती है। तो देखिए, इसमें करना आपको है, पहली बात ये आपने दिमाग में बैठा लीजिए कि कोई भी व्यक्ति आपका सिलेक्शन बिना आपको इन्वॉल्व किए नहीं करा सकता। अगर आप चाहें कि किसी के पढ़ाने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो ये आपकी गलतफहमी है, और कम से कम मैं वो व्यक्ति नहीं हूं कि मैं अकेले पढ़ा के आपका सिलेक्शन नहीं करा सकता। बड़ी ईमानदारी की बात करूं, आपको चाहे मेरी बात अच्छी लगे या बुरी लगे, हकीकत क्या है आप देखिए, थोड़ा सा बातों को बदलिए। बदलना है कि आप खुद एफर्ट करिए, और जब आप एफर्ट करते हैं तो क्या होता है कि आपके एफर्ट में प्रॉब्लम्स आती हैं, और उन्हीं प्रॉब्लम्स को, उन्हीं डिफिकल्टीज को सॉल्व करने के लिए टीचर होता है। ये बात ध्यान दीजिए, अगर आप चाहें टीचर ही सब कुछ कर दे, कुछ नहीं कर सकता। आप जान लीजिए, आप जानते हैं कि पढ़ाई लिखाई नॉलेज एक ऐसा चीज है जो चाहे आप किसी अमीर घर से हो, चाहे गरीब से हो, किसी जाति के हो, किसी धर्म के हो, किसी कंट्री के हो, किसी भी सेक्स के हो, खुद एफर्ट करना पड़ता है। चाहे कोई मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे बिलियनियर का कोई बच्चा हो, चाहे गरीब का हो, अगर आपको स्कॉलर बनना है, विद्वान बनना है, तो आपको
खुद एफर्ट करना पड़ेगा। तो आप अपने दिमाग में ये बात बैठा लीजिए कि भाई एफर्ट प्रयास तो हमें करना पड़ेगा, उस प्रयास में कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, उस प्रॉब्लम को हम एक्सपर्ट की हेल्प से हम सॉल्व कर लेंगे। हाँ, एक बात ध्यान दीजिए, मैं अगर आपसे कह दूं कि अगर आप खुद अपनी जो अच्छी अच्छी बुक्स हैं लेके बैठ जाएं तो आप लोग ऑलरेडी कम से कम ग्रेजुएट तो होंगे ही होंगे, कई लोग पोस्ट ग्रेजुएट होंगे, उसका डॉक्टरेट डिग्री वाले भी हो, तो एटलीस्ट ग्रेजुएट आप सब लोग होंगे। तो आप लोग खुद चाहें तो अपने एग्जाम की तैयारी करके बहुत अच्छे अंक से, बहुत अच्छे रैंक से आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन उसमें हो सकता है थोड़ा सा आपको टाइम ज्यादा लग जाए, यही होता है। एक्सपर्ट क्या करेगा, एक्सपर्ट का जो अपना एक्सपीरियंस होता है, जो काम आप अपने मन से थोड़ा सा ज्यादा टाइम में ज्यादा मेहनत लगा के करेंगे, वही काम एक्सपर्ट लोग जो होते हैं थोड़ा सा इजी बना देते हैं, कम टाइम में वो काम आपका पूरा हो जाता है। तो यही तरीका है कि आप एक्सपर्ट को हायर करिए, हायर करिए मतलब उनके साथ आप जुड़ के पढ़िए और उनके एक्सपर्टाइज का, एक्सपीरियंस का यूज करिए और टाइम को बहुत जल्दी से आसान तरीके से आप पूरा करिए। काम तो भाई आपको खुद करना पड़ेगा। एक्सपर्ट जो होते हैं खाली हमारे काम को थोड़ा सा उनके अपने एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज क्या करते हैं उसको आसान बना देते हैं। तो उनको थोड़ा सा फॉलो करके उनके एक्सपीरियंस का, उनके नॉलेज का, उनके एक्सपर्टाइज का यूज करके और हम लोग क्या कर लेते हैं कि अपने काम को थोड़ा आसान बना लेते हैं। जो चीज मान लिया आपने 8 घंटे में पढ़ा, हो सकता है किसी एक्सपर्ट साथ मिलकर को आपका 3 घंटे में काम हो जाए, तो आपका टाइम बच जाता है, आपका रिवीजन बार बार हो जाता है, यही होता है। तो मेरे हिसाब से भाई यही है कि आपको अपने पर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, अपना मैक्सिमम एफर्ट आपको देना पड़ेगा और फिर अपना अपने तरीके से अपना बुक्स को सिलेक्ट करिए, कौन सी बुक पढ़नी है। एक्सपर्ट को आप खुद देखिए किसके साथ आपको लग के काम करना है, सारी स्ट्रेटजी आप प्लान करिए, उसको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करिए और निश्चित रूप से आने वाले समय में जो बहुत अच्छी रैंक से आपको सफलता मिल जाएगी। ये तरीका होता है। विवेक जी देखिए, मैं अपने बारे में थोड़ा बता दूं कि मैं बॉटनी और केमिस्ट्री में मैं एमएससी हूं और वो एमएससी मैंने वैसे प्राइवेट में नहीं किया है, प्राइवेट में वैसे साइंस में होता भी नहीं है, आप जानते हैं। हमने प्रॉपरली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के सामने बैठ के क्लास करके हमने ये दोनों एमएससी किया है। तो हम इन दो सब्जेक्ट पे कमांड रखते हैं, बॉटनी और केमिस्ट्री में। हाँ, एक बात यह है कि मैं बहुत शुरू से ही मैं पूरी बायोलॉजी का, जिसमें जूलॉजी बॉटनी दोनों शामिल है, उसका मैक्सिमम पार्ट मैं पढ़ा लेता हूँ, बहुत ढंग से पढ़ा लेता हूँ। और मेरे जिंदगी का एक उसूल है कि जिस पर मेरा मास्टर लेवल कमांड ना हो उस टॉपिक को मैं नहीं पढ़ाता। और बड़े ईमानदारी से मैं आप लोगों के सामने कह दूं कि जो जूलॉजी की जो फिजियोलॉजी है और जो एनिमल किंगडम है, ध्यान दीजिए, दो बात मैंने कहा आपसे, जूलॉजी की फिजियोलॉजी और एनिमल किंगडम, ये जो दो टॉपिक हैं इनको जनरली मैं अवॉइड करता हूं, मैं नहीं पढ़ाना चाहता। और मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार से बायोलॉजी के सारे टॉपिक जिनको मैं पढ़ाऊंगा, जिस पर हमारा एक्सपर्टाइज नहीं बल्कि सुपर एक्सपर्टाइज है, कई 100 बैच हमने नीट के पढ़ा लिए हैं, ढेर सारे बैच हम पीएचडी पढ़ा लिए हैं, सीएसआई पढ़ा लिए हैं। और आपको आने वाले दिनों में मेरे साथ आप लगेंगे तो मेरा एक्सपर्टाइज और ट्रिक आपको दिखेगा। तो मैं आपसे बता दूं साफ साफ कि एनिमल फिजियोलॉजी और जो एनिमल जो किंगडम्स होते हैं वो टॉपिक हम पढ़ाने में, देखो भाई, सामान्य तरीके से पढ़ा तो सकते हैं लेकिन क्यों सामान्य पढ़ाएं, क्या जरूरत है उसके लिए। जैसे मैं सारे का मैं कह रहा हूं, मैं सुपर एक्सपर्ट पर्सन हूं, हमारा उस पर सुपर लेवल एक्सपर्ट लेवल का कमांड है। तो जब सुपर एक्सपर्ट लेवल का कमांड वाले टॉपिक हम पढ़ाएंगे तो उन दो टॉपिक को हम पढ़ के क्यों पढ़ाने जाएं भाई। तो इसलिए हम चाहेंगे कि उन टॉपिक को हम न पढ़ाएं। हालांकि जनरल तरीके से हम भी पढ़ा सकते हैं लेकिन मेरा सिद्धांत दूसरा, मैं पंडित आदमी हूं, ध्यान दीजिए, और मैं उस टॉपिक को कभी नहीं पढ़ाऊंगा जिस पर मेरा सुपर एक्सपर्टाइज न हो। और मैं फ्रैंकली पब्लिकली बोल रहा हूं कि एनिमल फिजियोलॉजी और एनिमल किंगडम पर मेरा सुपर स्पेशलाइज्ड कमांड नहीं है, इसलिए मैं इन टॉपिक को नहीं पढ़ाऊंगा। इन टॉपिक को कोई व्यक्ति ऐसा पढ़ाएगा जिसका उस पर सुपर स्पेशलाइजेशन और कमांड हो। ठीक, तो मैंने बता दिया कि मैं उनको नहीं पढ़ाएं। हाँ, उनको छोड़ के बाकी जितने टॉपिक हैं उनको मैं पढ़ाऊंगा। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, अब तो आपके सामने, आप जानते हैं, हमारा भी मैटर होगा, बाकी लोगों का मैटर होगा, सब कुछ होगा। आप फुल कंपेयर करिएगा। और अब तक मैं तो ऐसे पढ़ाता रहा हूँ आज तक, तो आप कंपेयर करने के बाद जहाँ पे आपको सबसे अच्छा लगे वहीं पर आप पढ़िएगा। हाँ, मैं एक बात बता दूं
कि 2-3 टॉपिक ऐसे होते हैं, जैसे स्ट्रेटजी का एक पार्ट ये भी होता है, याद रखिएगा। मेरी ये बात सुनिए जरा सा, ये बड़े काम की है। वो बात ये है कि जो टॉपिक आपके सिलेबस का सब लोग जानते हैं, जनरली सब लोग उस पर कमांड कर लेते हैं, उस पर आपका कमांड होना ही चाहिए। भाई सबको आता, आपको आना चाहिए। लेकिन सिलेक्शन का एक सबसे अच्छा क्राइटेरिया ये होता है, अच्छी स्ट्रेटजी होती है कि जो टॉपिक सब लोग कर ले रहे हैं वो तो हमको करना ही करना है। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, हर सब्जेक्ट में होते हैं वो, जिन टॉपिक पे सबका कमांड नहीं हो पाता, और वो टॉपिक अगर आप कमांड में ला लिए, कर लिए, तो वो टॉपिक आपको लीड दिलवा देगा। तो मैं फिर रिपीट करूं कि जो जनरल टॉपिक हैं, जिनका कमांड अधिकांश लोगों द्वारा कर लिया जाता है, जिनको अधिकांश टीचर पढ़ा लेते हैं, जिनको अधिकांश स्टूडेंट पढ़ लेते हैं, वो तो हमको पढ़ ही लेना है। साथ में कुछ ऐसे भी टॉपिक्स होते हैं जिनका कमांड सारे टीचरों के पास नहीं, स्टूडेंट के पास कहां से होगा। अगर उन पर कहीं आपका कमांड हो गया और उन टॉपिक से अगर 4, 6, 10 क्वेश्चन अगर पूछ लिए गए, जनरली पूछे जाते हैं, तो वो टॉपिक बाकी लोगों से आपको लीड दिलवा देगा। तो उन टॉपिक के जरा चक्कर में पढ़िए, ठीक है ना। तो मैं यही बात आप लोगों से कह रहा हूं, मेरी इस बात को ढंग से गौर करेंगे आप लोग। विवेक कुमार जी, मैंने आपसे बता दिया कि जो टॉपिक आप कह रहे हैं उस पर मेरा बहुत अच्छा कमांड नहीं है, और मैंने बताया कि मेरी जिंदगी का उसूल है कि मैं वो टॉपिक नहीं पढ़ाना चाहता जिसका मैं सुपर एक्सपर्ट नहीं हूं। तो मैंने तो पब्लिकली एक्सेप्ट कर लिया भाई। देखिए, जैसे एक आदमी पूरी बायोलॉजी पढ़ा देता है जर्नलिस्ट के तौर पे, तो ऐसे मैं पढ़ा दूं तो मैं भी कर सकता हूं, लेकिन मैं वो नहीं करूंगा। इसलिए मैंने पब्लिकली ये बात एक्सेप्ट कर लिया है कि जूलॉजी वाली जो फिजियोलॉजी है और जो एनिमल किंगडम्स हैं, उस पर मेरा सुपर स्पेशलाइजेशन नहीं है, और मैं ऐसा कोई टॉपिक नहीं पढ़ाना चाहता जिस पर मेरा सुपर स्पेशलाइजेशन ना हो। इसलिए अपने इस इंस्टीट्यूट में ध्यान दीजिएगा, बाकी पार्ट हम पढ़ाएंगे, लेकिन जो जूलॉजी की स्पेशली फिजियोलॉजी है और जो एनिमल ग्रुप्स हैं उनमें से कुछ आसानी होता है, वो कोई और पढ़ाएगा। जो भी पढ़ाएगा वो अच्छा पढ़ाने वाला, हाँ मैं नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैंने बताया आपसे कि जनरलिस्ट के रूप में तो हम भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन यार जब स्पेशलिस्ट कोई पढ़ाने वाला उपलब्ध हो तो जर्नलिस्ट से क्यों पढ़ा जाए। हाँ, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो हम तो रहेंगे ही, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन हम बड़े, मैंने बताया मेरी बात से अब तक थोड़ा आइडिया आप लोगों को लग गया होगा कि मैं बहुत हार्डकोर प्रोफेशनल टाइप का आदमी हूँ, और बड़ी रियल बातें मैं सही सही बोल देता हूँ। कोई छल कपट की भावना मेरे अंदर है नहीं, भगवान की कृपा से बढ़िया नौकरी है, अपने पास सब कुछ ठीक ठाक है, तो मैं क्यों अनावश्यक झूठ बोलने जाऊं, क्यों प्रेशर लेने जाऊं। तो मैं जितनी बात आपसे कहूंगा उतना मैं करूंगा भी, ठीक है ना। भगवान के पास देखिए बढ़िया नौकरी मेरे पास है, आय के और भी स्रोत हैं, हमारे बच्चे भी वेल सेटल्ड हो गए हैं, तो मैं बड़ा निश्चिंत टाइप का आदमी हूँ, कोई टेंशन हमारे सर पे है वो नहीं। इसलिए मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जो नहीं करना चाहिए। तो अनावश्यक क्यों हमसे आप झूठ बुलवाएंगे, हम नहीं बोलेंगे। मैंने बता दिया आपको कि हालांकि ये काम किसी को नहीं करना चाहिए, तो हमारे पास करने के लिए ढेर सारे काम है, तो कोई काम में मजबूरी में क्यों करूं, ठीक है ना। मैंने आपको बता दिया कि वो वाला जो पार्ट है वो कोई और पढ़ाएगा, जो भी पढ़ाएगा वो हमसे अच्छा पढ़ाएगा, निश्चित रूप से जान लीजिए। जैसे अशोक जी हैं फिजियोलॉजी इतनी अच्छी पढ़ाते हैं, उतनी अच्छी मैं नहीं पढ़ा सकता, मैं तो साफ साफ कह रहा हूँ भाई। तो मैं अपने स्ट्रांग पॉइंट को आगे रखता हूँ, तो मैं अपने वीक पॉइंट को भी पब्लिकली बता देता हूँ, एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि यहाँ पर मेरी कमजोरी है, तो मैंने बता दिया आपको। अब उसको लेके बुक लेके पढ़ें, नोट बनाएं, फिर आपको पढ़ाएं, ये सब मैं नहीं कर सकता भाई, अब नहीं कर सकता, उसको जरूरत भी नहीं है। वैसे मेरे पास करने के लिए ढेर सारे काम हैं, टीजीटी पीजीटी पढ़ाना है, नीट पढ़ाना है, आईटी पढ़ाना है, सीएसआईआर पढ़ाना है, केमिस्ट्री पढ़ानी है, बायोलॉजी पढ़ानी है, इतना ढेर सारा मेरे पास काम है। तो उस टॉपिक को क्यों पढ़ाने के लिए प्रयास करूं जो बहुत, जिस पे अच्छा बहुत अच्छा कमांड नहीं है, मेरा बहुत इंटरेस्ट भी नहीं है, और मेरे साथी लोग हैं ये पढ़ाने वाले, ठीक ना। मेरी बात आई, मैं थिंक आप समझ गए होंगे, ठीक है। मैं थोड़ा बताऊंगा। अब देखिए मेरी बात, मैं आपके सब्जेक्ट पे आता हूं डायरेक्ट। देखिए, अगर आपको सिलेक्शन पाना है, अगर मैंने इसलिए कहा क्योंकि तैयारी बहुत लोग करते हैं और सिलेक्शन सबका होता नहीं है, तो पहली बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि जो नेक्स्ट कमिंग एग्जाम है उसमें एक सीट हमारी रहेगी ही रहेगी,
किसी कीमत पर रहेगी, कैसे भी रहेगी, इस तरह की भावना अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक, मतलब एकदम कहते स्टोन हार्ट बन लीजिए, एकदम नहीं हमको एक सेट चाहिए ही चाहिए, जो कुछ करना होगा सब करेंगे। तो एक मन बना लीजिए पहले ऐसा। दूसरा काम क्या करिए, एक बात आप जानते होंगे, न जानते हो जान लीजिए, और मैं जो कहता हूं उसको क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा। वो बात ये है कि मोर देन 60 और कभी कभी मोर देन 70% जो क्वेश्चंस होते हैं आपके, इस जो अब तक का टीजीटी पीजीटी हुआ करता था, वो क्वेश्चन जो होते हैं आपके 11 12 की बुक्स से आते हैं। और मेरी बात आप ऐसे मत मानिएगा, आप लोग खुद जो है उन बुक्स को खोलिए और अपने पिछले साल का पेपर उठाइए और देख लीजिए। हाँ, थोड़ा सा बुक्स के सिलेक्शन के मामले में मेरी एडवाइस आप मान लीजिए, नई बुक आप मत लीजिएगा। जो नई बुक्स आजकल मार्केट में हैं, जो जो आप एनसीईआरटी बेस्ड हैं, जो नीट के लेवल पे लिखी गई हैं, उन बुक्स की बात मैं नहीं कर रहा। मैं आपसे पुरानी बुक्स की बात कर रहा हूँ, बायोलॉजी की, जो वो बुक्स थी, जब जानते हैं पहले आपका एम्स हुआ करता था, पहले आपका बीएचयू पीएमटी हुआ करता था, एएफएमसी हुआ करता था, यूपी सीपीएमटी हुआ करता था, जिपमर हुआ करता था। याद रखिए, ये सब एग्जाम आपने नाम सुना होगा। तो उस समय इन एग्जाम का लेवल जो है वैसे ग्रेजुएशन लेवल का हुआ करता था। तो इन एग्जाम्स के लिए, जो एम्स के लिए, जो बीएचयू पीएमटी के लिए, जो सीएमसी वेल्लोर के लिए, जो जिपमर के लिए बुक लिखी जाती थी, वो सब बुक्स जो हैं बड़ी अच्छी हुआ करती थी। तो आज का जानते हो, वो सब बुक्स जो है पुरानी जो बुक्स हैं, पुरानी बुक स्टोर जो हैं, जो इलाहाबाद में स्पेशली आप देख रहे हैं यूनिवर्सिटी रोड पे, जो रोड पे तमाम बुक्स की दुकानें हैं पुरानी, वहां पे आपको मिल जाएंगी। तो वहां से आपको बुक ले लीजिए। उन बुक्स की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। उन बुक्स को अगर आप ले लेंगे, बॉटनी एमपी कौशिक की आप वो लीजिएगा जो पुरानी वाली है, इस समय वाली नहीं। इस समय जो एमपी कौशिक और रमेश गुप्ता की जो बुक्स एनसीईआरटी बेस लिखी गई हैं, वो नहीं काम की हैं, उनसे काम नहीं चलेगा आपका। हम आपसे पुरानी बात कर रहे हैं। अगर हाँ, अगर आपके पास एमपी कौशिक पुरानी वाली हो, बीएचयू पीएमटी और एम्स वाले जमाने की हो, और रमेश गुप्ता भी उसी टाइम की हो, तो बुक आपके लिए अच्छी है। ठीक है ना, मतलब पुरानी बुक लीजिए तो अच्छी बात है। आप लोगों के पास बुक्स होंगी भी, तो बुक्स आपके पास होंगी, नहीं होंगी तो पुरानी दुकानों में बुक मिल जाएंगे, आप ले लीजिएगा। राइटर कोई भी हो, सब चलेगा। एमपी कौशिक पुरानी वाली बहुत अच्छी बुक है, रमेश गुप्ता जूलॉजी की बहुत अच्छी बुक है। आप है, अगर आपका अच्छा नहीं है तो मैनेज करिएगा। तो उन बुक्स को आप ले लीजिएगा। और उन बुक्स से देखिए, एक बात मैं बोल रहा हूँ, आप लोग अदरवाइज मत लीजिएगा। वो बात है कि अगर कोई एससी कैटेगरी का स्टूडेंट हो, बुरा मत मानना भाई, प्रोफेशनल बात करना है, करना पड़ेगा। अगर कोई एससी कैटेगरी का कैंडिडेट है, तो आप हमारी बात खाली मत मानिए। मैंने कहा कि आप क्रॉस चेक कर लिया, वेरीफाई कर लीजिए। तो आप लोग भाई साहब, आप लोग भाई बहनों से मेरा ये कहना है कि आप लोग सिंपली पिछले वर्षों के पेपर ले लीजिए, और जो वही जो आपकी 11 12 की जो बुक्स हुआ करती थी, जिन बुक्स में चर्चा कर रहा हूँ आपसे, जो पुरानी बुक्स हैं, उन बुक्स में से आपके सिलेक्शन भर का क्वेश्चन मिल जाएगा। और मेरी बात को क्रॉस वेरीफाई करने के बाद ही मानिएगा, वैसे मत मानिएगा। ठीक है ना, तो आप देख लीजिएगा। तो उनके लिए तो 2 बुक्स पर्याप्त हैं, और थोड़ा और आगे पढ़ लेते हैं, तब तो भाई आपका बहुत अच्छा रैंक आ जाएगा। ठीक, बाकी दूसरे कैटेगरी के लोग हैं तो उनके लिए उससे काम नहीं चलेगा। आप 11 12 की बुक्स को पढ़िए, है, और फिर आप जीआरबी के तमाम जो ऑब्जेक्टिव बुक्स हैं उनको लेके सालों करिए। उनको लेके सालों करने के बाद ध्यान दीजिए आगे क्या करना है। उनसे आपका सिलेक्शन पूरा नहीं होगा, उनसे आपका 60% के अप्रॉक्स जो क्वेश्चन आपका वहां से मिल जाएगा। अब उसके आगे क्वेश्चन कहां से मिलेगा, तो उसके लिए तरीका ये होता है कि आप जानते हैं कि आपका जो प्लांट है, प्लांट जो ग्रुप्स हैं, राइट फ्रॉम एल्गी टू एंजियोस्पर्म, और ऐसे एनिमल ग्रुप जो आपके हैं, राइट फ्रॉम प्रोटोजोआ टू मैमेलिया। तो आप जानते हैं हर किंगडम के स्पेसिमेन अपने सिलेबस में रखे हुए हैं। ठीक है ना, रखे हुए सिलेबस में। तो उन स्पेसिमेन की स्टडी आपको अलग से करनी पड़ेगी, क्योंकि वो जो स्पेसिमेन है, मान लीजिए फंजाई के जितने मेंबर हैं, या ब्रायोफाइटा के जो हैं, या एंजियोस्पर्म के जो हैं, जो भी हैं, वो सारे उस बुक्स में नहीं हैं, है ना। तो इनके लिए आपको ग्रेजुएशन की बुक्स को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, तो जो स्पेसिमेन की स्टडी होती है उसके लिए आपको उन बुक्स से बाहर जाना पड़ेगा। हाँ, एक बात मैं आपको और बता दूं कि कहने को तो उन बुक्स में सारे को आपका अधिकांश मोर देन 60% मैटर मिल जाएगा, लेकिन उन बुक्स को समझना इतना आसान नहीं है। ठीक है ना, कंटेंट तो है, उसके अंदर तो आप क्वेश्चन ढूंढ के आप निकाल लेंगे, लेकिन उन बुक्स को अगर कोई ढंग से समझा दे,
ध्यान दीजिए, मेरी बात समझिए। उन बुक्स को अगर कोई ढंग से समझा दे, पढ़ा दे, तो उस कंडीशन में उन बुक्स को पढ़ना, उनको फॉलो करना और उनको याद करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अब आप अपनी जो स्ट्रेटजी इस तरह से बनाएं कि सब्जेक्ट आपके समझ में आने लगे। सब्जेक्ट अगर आपके समझ में आएगा तो आप जानते हैं वो इंटरेस्टिंग हो जाएगा, इजी हो जाएगा। और जो चीज इंटरेस्टिंग होती है, इजी होती है, वो हमारे दिमाग में लंबे समय तक ठहरती है। और आप जानते हैं कि जूलॉजी और बॉटनी वास्तव में दो सब्जेक्ट थे, पहले तो हुआ भी करते थे, लेकिन हम जानते हैं दोनों को मिला के बायोलॉजी बना दिया गया है। तो दोनों का मिलकर सिलेबस बड़ा लेंदी हो गया है। तो ऐसे केस में आपको प्रयास ये करना है कि हम कुछ ऐसे पढ़ें जिससे कि क्या हो, सब्जेक्ट हमारा इंटरेस्टिंग हो, कुछ ट्रिक्स अगर सीख सकें, बातें अगर इजी हो जाएं, जिससे कि लंबे समय तक हमको बातें याद रहें, तो हमको सब्जेक्ट को तैयार करने में हेल्प मिलता है और क्वालिफाई करने में हेल्प मिलता है। तो मैंने स्ट्रेटजी बता दिया। अब मैं थोड़ा सा अपने सब्जेक्ट बायो की बात कर लूं कि बायो कैसे हम लोग तैयार करेंगे। हाँ ठीक है बेस जी, पुरानी बुक है तो बहुत अच्छा है। अब देखिए मैं करूं कि हम बायो में कैसे एक्सपर्टाइज हासिल करेंगे। तो देखिए, साइंस का एक तरीका है, ये कोई आप जानते हैं कोई पोएट्री की बुक नहीं है कि मन करे तो पहले आप सूरदास को पढ़ो, मन करे पहले कबीरदास को पढ़ो। ऐसे काम नहीं चलेगा भैया। अपने साइंस में एक आप जानते हैं एक पैटर्न है, एक उसका सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस को फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर मुझसे पूछेंगे कि हमारा जो एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टाइज है, वो क्या कहता है, तो मैं आपको बताऊं। देखिए, एक चीज आए अपने इलाहाबाद में, हालांकि वो अच्छी बात नहीं है, फिर भी यहाँ पर है, वो ये है कि टीचर वो पढ़ाने लगता है जो उसको अच्छा लगता है, और ये बुरी बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमको हमारा एक सर्टेन सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस से हमको आगे बढ़ना चाहिए। जैसे आपके जो बुक्स हैं, तो बुक्स में आपके चैप्टर एक सर्टेन सीक्वेंस में लिखे हुए हैं कि पहले ये चैप्टर है, फिर ये चैप्टर है, फिर ये चैप्टर है। तो जो बुक के राइटर लोग हैं, इतने बेवकूफ तो है नहीं कि जो मन किया वही कर दिया है। इसका मतलब जिस सीक्वेंस में वो चैप्टर्स लिखे हुए हैं, वही सीक्वेंस हमारे सब्जेक्ट के पढ़ने का है भी, वो करना भी चाहिए। ठीक है ना। तो मैं आप, हालांकि आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसा नहीं कि मैं ही बताऊंगा तो आप जानेंगे, आप लोग हर बात जानते हैं, लेकिन फिर भी एज एक्सपर्ट मैं अपनी बात आपके सामने रख दूं। आप उसके बाद से इसको अपने हिसाब से आप थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके, और अगर आप उचित समझेंगे, अगर आपको लगेगा बेनिफिशियल है, फॉलो करिएगा। तो देखिए, पहला काम आप क्या करिए, सबसे पहले आप जो चैप्टर पढ़ेंगे उस चैप्टर का नाम है सेल। सबसे पहले सेल वाला चैप्टर पढ़िए। जो भी बुक आपके हाथ में हो, जो भी बुक आपके पास हो, आप जानते हैं सेल वाला चैप्टर वो हर क्लास में है, और जूलॉजी में भी है, बॉटनी में भी है। तो आप पहले सेल वाला चैप्टर पढ़िए। अच्छा, अब मान लिया हमारे साथ जुड़ते हैं, हम कौन चैप्टर पढ़ा रहे हैं वो बात आगे देखा जाएगा। कहीं पर भी आप पढ़ें, कोचिंग पढ़ रहे हो, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, लेकिन मेरा कहा मानिए कि जहां पे आप जुड़े हैं वहां पे जो टॉपिक पढ़ा हो तो पढ़िए ही पढ़िए, लेकिन अपने मन से पहले सेल वाला चैप्टर पढ़िए। और सेल वाला चैप्टर पढ़ने के पहले आपको बायोमॉलिक्यूल पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि बायोमॉलिक्यूल से लगभग 2 क्वेश्चन हर साल आता है, और वो 2 क्वेश्चन अपने अधिकांश इलाहाबादी मित्रों का संयोग से सही हो जाता है, स्पेशली जो बॉन्डिंग वाला क्वेश्चन होता है। तो संयोग से टिक लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो फिर आप जानते ही क्या होता है। तो सबसे पहले बायोमॉलिक्यूल पढ़ने का प्रयास करिए। ठीक है, बायोमॉलिक्यूल आप जानते हैं 2 जगह से मिल जाएगा आपको। एक आप जानते हैं क्लास 11th की जो बायोलॉजी है, अगर आजकल देखा जाए तो क्लास 11th की बायोलॉजी में आजकल है, क्लास 11th की बायोलॉजी में है, और क्लास 12th के केमिस्ट्री में भी आप जानते हैं बायोमॉलिक्यूल। तो जहां से भी आपको मिल जाए आप उसको आसानी से पहले पढ़िए। तो पहले बायोमॉलिक्यूल आप पढ़िएगा। हम लोग इसमें सीएसआर की क्लास चला रहे हैं, तो वहां पर हम लोग का बायोमॉलिक्यूल चल रहा है। तो खैर वहां तो बायोमॉलिक्यूल बहुत एडवांस लेवल का चलेगा, लेकिन जो बेसिक जो पढ़ाया जाएगा या पढ़ा दिया गया है बल्कि, वो आपके काम का है। तो आप लोग चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। सीएसआर के लिए इसका लेवल काफी हाई होता है, हम लोग ढेर सारा वहां पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी जो बेसिक बातें हैं वो आपके काम की हैं। तो आप उसकी हेल्प ले सकते हैं या कहीं और की हेल्प ले सकते हैं। तो इस तरह से पहले बायोमॉलिक्यूल पढ़िए। बायोमॉलिक्यूल पढ़ने के बाद फिर आप अपने सेल को पूरा पढ़िए। सेल के बाद फिर आप जाने सेल ऑर्गेनेल्स पूरा का पूरा पढ़िए। इससे आपका एक बेस बन जाएगा। तो इस तरह से अगर मैं आपसे कहूं कि सबसे पहले अगर मैं स्ट्रेटजी की बात करूं सब्जेक्ट पर, क्या करेंगे, सबसे पहले जो चीज पढ़ेंगे क्या होगा आपका बायोमॉलिक्यूल, अपने लेवल का, ज्यादा नहीं, बिल्कुल क्लास 11th 12th के लेवल का बायोमॉलिक्यूल पढ़िएगा। बीएससी की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। तो बायोमॉलिक्यूल आप पहले पढ़ लें।
बायोमॉलिक्यूल कहां पर, मतलब इंटरमीडिएट लेवल का, हाई फाई की मैं बात आपसे नहीं कर रहा, इंटरमीडिएट जो लेवल है आपका 11-12 का, उसका आप यहाँ पर पढ़ लीजिए। दूसरी बात क्या करिए, आप पूरा का पूरा अपना सेल बायोलॉजी पढ़ डालिए। इसके बाद सेल बायोलॉजी पढ़ना आपके लिए आसान भी हो जाएगा। और इनफैक्ट सेल बायोलॉजी सेल वाले चैप्टर में बायोमॉलिक्यूल दिया भी है, ठीक है ना। तो सेल बायोलॉजी इसके बाद आप पढ़ डालिए। सेल बायोलॉजी जब आप पढ़ ले तो इसके बाद से क्या करना चाहिए, हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है, जैसे अब देख तमाम कोचिंग में पता चला कि लोअर बॉटनी पढ़ाई जा रही है, हायर बॉटनी पढ़ाई जा रही है, तो कोई एनिमल किंगडम पढ़ा रहा है, तो कोई फिजियोलॉजी पढ़ा रहा है। हमारे हिसाब से ठीक नहीं है, सीक्वेंस तो यही होना चाहिए। हाँ, अगर आपका कमांड बेसिक आपका बहुत अच्छा है, आपने अपना बेस स्ट्रांग कर लिया है, तब तो भाई चाहे जहां से पढ़िए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं हर चीज एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में चले, सीक्वेंशियल चले, चीजें हमारे लिए इजी और इंटरेस्टिंग हो, चीजें यहाँ पे कोरिलेट होती चली जाएं, जिससे कि बहुत दिन तक हमको याद रहें, तो भाई ऑर्डर यही है। बाकी अगर आपका कमांड सब्जेक्ट पहले से अच्छा ठीक ठाक हो गया है, तब तो भाई चाहे जहां से पढ़ लिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर आप सिर्फ सिस्टम की बात करते हैं तो सिस्टम आपका और सीक्वेंस आपका यही है। इसके बाद से क्या करना चाहिए, इसके बाद ध्यान दीजिए, मान लीजिए हमको अगर लोअर बॉटनी पढ़नी है, हायर बॉटनी पढ़नी है, मतलब प्लांट ग्रुप पढ़नी है, तो अगर आप चाहे एल्गी की बात करो, चाहे ब्रायोफाइटा का, चाहे टेरिडो का, चाहे जिम्नो का, किसी का भी बात करिए, तो यही तो आप पढ़ते हैं। पहले उसका हैबिट एंड हैबिटेट पढ़ते हैं, आप जानते हो उसकी मॉर्फोलॉजी पढ़ी जाती है, उस प्लांट ग्रुप का या प्लांट का क्या पढ़ते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, फिर उसकी लाइफ हिस्ट्री आप पढ़ते हैं। इसके बाद से आप जानते हैं अगर कोई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस उसको पढ़ के उसको आप बंद कर देते हैं या पूरा कर लेते, यही होता है। तो अब जरा सोचिए कि आप अगर पहले से ही इंटरनल स्ट्रक्चर आप प्लांट स्पेशली एंजियोस्पर्म का अगर आप पढ़ लें, मतलब एनाटॉमी पढ़ लें, अगर आप एनाटॉमी और एम्ब्रियोलॉजी अगर एंजियोस्पर्म का आप ढंग से पढ़ लें और समझ लें, और इसको करने के बाद तब आप प्लांट ग्रुप पढ़ना शुरू करें, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एल्गी से लेके एंजियोस्पर्म तक इंटरनल स्ट्रक्चर अलग से पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। एक बार पढ़ के सारी कहानी खत्म कर दीजिए। तो मेरी एडवाइस क्या है कि इसके बाद क्या पढ़ना चाहिए आपको, एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म पढ़ना चाहिए। इसका फायदा क्या हो जाएगा कि जितने भी प्लांट ग्रुप आ गए एल्गी से लेके बाकी डिफरेंट प्लांट ग्रुप पढ़ेंगे, तो उनमें अलग से बस उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर, उनकी मॉर्फोलॉजी पढ़ना खाली सिंपली एक फॉर्मेलिटी पूरा करने के जैसा रहेगा। इसलिए मेरी एडवाइस है कि आपको क्या करना चाहिए, एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म पढ़ना चाहिए, एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म ये पढ़ना चाहिए। और इसके बाद से आपको फिर जो एम्ब्रियोलॉजी है वो पढ़ लेना चाहिए। एम्ब्रियोलॉजी हालांकि वो भी एंजियोस्पर्म की ही है, ये पढ़ लेना चाहिए। और इतना पढ़ने के बाद अब आपका बेस बन चुका है, इतना पढ़ने के बाद अब आपका बेस बन चुका है, और जब बेस बन चुका है तो अब आप जो टॉपिक जहां से मन करे उठाइए, और अब कोई टॉपिक पढ़ने में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। मेरा एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज यही कहता है कि आपको इस सीक्वेंस में आपको यहाँ पर पढ़ना चाहिए। और अगर आपने ये 4 टॉपिक तैयार कर लिए हैं तो बस ये समझ लीजिए आपका बेस बिल्कुल बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपका बन चुका है। अब इसके बाद से आपको जो मन करे वो टॉपिक पहले पढ़िए। अब मन करे तो पहले आप टेरिडोफाइटा पढ़िए, चाहे जिम्नोस्पर्म पढ़िए, चाहे सिलेंड्रेटा पढ़िए, चाहे एनलेडा पढ़िए, चाहे फिजियोलॉजी पढ़िए, और चाहे कुछ और पढ़िए। अब कुछ भी आसानी से पढ़ा जा सकता है। तो हम तो भाई पहले बता देते हैं, और मैं कोई ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं करता। अब मेरा जो तरीका है वो बड़ा ही कहा जाए कि क्या कहते हैं सोशियोलॉजिकल टाइप का है, ये है बड़ा समाजवादी तरीका हमारा है। और उसमें होता है कि भाई देखिए आप लोग छोटे स्टूडेंट तो है नहीं, आप लोग कम से कम ग्रेजुएट होंगे, पोस्ट ग्रेजुएट भी कुछ लोग हो सकते हैं, डॉक्टरेट डिग्री होल्डर भी हो सकते हैं। तो आप लोगों के साथ बिल्कुल हमारा जो व्यवहार है बिल्कुल फ्रेंडली रहता है। हमको आप बिल्कुल गुरुजी टाइप का टीचर समझिए भी मत, हमको सिंपली आप एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट मान के चलिए। और हमको लगता है कि आपको टीचरों को सब्जेक्ट एक्सपर्ट मान के ही चलना चाहिए, तब तक जब तक कि आपका सिलेक्शन ना हो जाए। हाँ, जब आपका सिलेक्शन जब हो जाए
तब उनको गुरुजी मान लीजिए और तब उनका चाहे उनके साष्टांग उनका दंडवत कर लिए, चाहे उनका पैर धुल के पीजिए, आपकी मर्जी। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जब तक सिलेक्शन नहीं होता है तब तक किसी भी व्यक्ति को आप गुरुजी टाइप का मत मानिए, सिंपली सब्जेक्ट एक्सपर्ट आप मानिए। इससे फायदा ये होगा कि गुरुजी मानने का मतलब होता है कि हम बड़े आस्थावान हो जाते हैं, हम ये नहीं बोलेंगे, ये नहीं पूछेंगे, तमाम तरह के वहां पर बाउंड्रीज खड़ी हो जाती हैं। और अगर खाली सब्जेक्ट एक्सपर्ट मान के चलेंगे तब आप बड़े बड़े मतलब ऑनेस्टली प्रोफेशनल तरीके से अपनी बात आप अपने एक्सपर्ट के सामने रख सकते हैं। हाँ, सिलेक्शन जब आपका हो जाए तब आप अपना रिलेशन अपना तय कर लीजिएगा कि गुरु जी हैं कि टीचर जी हैं कि एक्सपर्ट हैं, क्या है डिसाइड करिएगा। तो हमको तो सिंपली आप लोग जो लोग हमारे साथ रहेंगे काम करेंगे वो तो बस हमको सब्जेक्ट एक्सपर्ट के रूप में मानेंगे और अपनी बात को बिना किसी हेजिटेशन एंड डिफिडेंस के अपनी बात आप रखेंगे और मैं प्रयास करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम को जितना हम कर सकते हैं उसको हम सॉल्व करें। ठीक है ना? तो ये मैंने आपको एक तरीका बता दिया और हम इसको ऐसे ही चलाएंगे। तो बायोमॉलिक्यूल तो अभी हम आपको नहीं पढ़ाने जा रहे हैं, हालांकि हम लोग इस टॉपिक को पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी CSIR में, इसको हम बाद में करेंगे। ये काम मैंने आपको सौंप दिया। तो जो लोग हमारे साथ जुड़ने वाले हैं वो लोग अपनी बायोलॉजी की बुक जिनके पास जो भी हो, आप चाहे आपके पास MP कौशिक हो और चाहे रमेश गुप्ता हो, चाहे कोई और भी हो, कोई बुक ले ले, सारी बुक्स अच्छी हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। किसी बुक में जब आप सेल बायोलॉजी वाला चैप्टर खोलेंगे, सेल वाला चैप्टर खोलेंगे तो वहां पर बायोमॉलिक्यूल काम भर का लिखा है। हाँ, उस बायोमॉलिक्यूल समझने की कोशिश करिए जरा सा, उसमें बॉन्डिंग को स्पेशली समझिएगा। तो इसके लिए आप कहीं से भी, आप चाहे यूट्यूब पे तमाम लेक्चर मिल जाते हैं, वहां से लेकर देख लीजिए, या हमारे चैनल पर भी हमने बायोमॉलिक्यूल स्पेशली कार्बोहाइड्रेट हमने अभी पढ़ा रखा है। तो उसका ज्यादा नहीं, बेसिक वाला पार्ट आपके लिए सफिशिएंट है, आप देख सकते हैं। बाकी और भी वीडियोस अपलोड होंगी, उनसे आप हेल्प ले लीजिएगा। और आपके पास बुक ऑलरेडी हुई तो पहले बायोमॉलिक्यूल आप अपने तरीके से तैयार करिए। उसके बाद से सेल वाला चैप्टर भी आप जानते हैं, आसानी से आप पढ़ सकते हैं, पढ़िए। मतलब ये दो चीजें आपको अपने मन से कर लेना है। हाँ, हम भी ये कराएंगे बाद में, लेकिन बाद में कराएंगे। अभी प्रेजेंट टाइम में हम जो कराने चल रहे हैं, हमें लगता है एनाटॉमी हम लोगों को शुरू करना चाहिए। हमारे पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा बड़ा ही क्या है, वो इंटरलिंकिंग टाइप का है। मतलब हम क्या करते हैं, चीजों को इंटरलिंक करते हैं, वो हमने सीखा है, वो हमारा अपना स्पेशलाइजेशन है। उससे फायदा आपको ये होगा कि होलिस्टिक प्रिपरेशन आपकी होगी और एक टॉपिक पढ़ते समय कई टॉपिक को आप कोरिलेट कर पाएंगे, उसमें आपका इंटरेस्ट भी क्रिएट होगा, नॉलेज का लेवल भी बढ़ेगा और ऐसा करने से हमारा जो सब्जेक्ट होता है बहुत दिनों तक हमको याद रहता है। तो चीजें हम देखेंगे। हाँ, 2-3 बात मैं आपको और बता दूं, जैसे मैंने आपसे कहा था कि जब भी आप पढ़ाई करिए, प्रिपरेशन करिए, तो जो टॉपिक सबको आता है वो टॉपिक तो आपको आना ही चाहिए। लोअर बॉटनी, हायर बॉटनी, जो सब हायर सबको आती है आपको आनी चाहिए, फिजियोलॉजी सबको आती है आपको भी आनी चाहिए। लेकिन मैंने कहा कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो टॉपिक सबको नहीं आते। अगर उन टॉपिक में आपकी पैठ अगर बन गई तो वो टॉपिक आपको बाकी लोगों से काफी आगे कर देगा। वो टॉपिक का मैं नाम बता रहा हूँ, जैसे ये बायोकेमिस्ट्री आपका है, बायोमॉलिक्यूल, ये खुद आप देखिएगा बहुत सब लोगों को नहीं आता है। तो अगर आप इसमें थोड़ी सी अगर आप इस पे कमांड बना लिए इस तरह से, ऐसे आप जानते हैं कि जेनेटिक्स आपका एक टॉपिक है, ऐसे आप जानते हैं कि कुछ न्यूमेरिकल कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। और स्पेशली ध्यान दीजिए, जिनको LT देना है, जिनको यहाँ पे UPSC या UPPSC द्वारा जो एग्जाम होता है, जैसे मानिए आपको LT का हो गया, चाहे आपका LTGIC हो गया, चाहे आपका प्रवक्ता वाला एग्जाम हो गया, तो जो एग्जाम आपके इसके द्वारा UPPSC द्वारा होगा वो एग्जाम बहुत अच्छा होता है। और उन एग्जाम में आपको बायोकेमिस्ट्री खूब भर भर के पूछी जाएगी, जेनेटिक्स खूब भर के पूछी जाती है ना। तो ये टॉपिक जो ऐसे होते हैं जो सबको नहीं आते हैं, तो इन टॉपिक पे अगर आप कमांड करें, जैसे बायोकेमिस्ट्री आपका हो गया, जेनेटिक्स आपका हो गया, ऐसे कुछ न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, वो आ जाते हैं और आते हैं LTGIC में, प्रवक्ता में खूब आते हैं, है ना। TGT PGT वाला जो कमीशन आपका हुआ करता था वो इनको ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते थे, तो वहां पर हर कोई शेर बनता था। लेकिन अगर आपको LTGIC देना हो या UPPSC में आपका प्रवक्ता वाला एग्जाम देना हो, तो इसमें जो मैंने आपको टॉपिक बताया, जैसे बायोकेमिस्ट्री वाला टॉपिक हो गया, जेनेटिक्स वाला टॉपिक हो गया, थोड़ा सा कैलकुलेटिव एम्ब्रियोलॉजी वाला टॉपिक हो गया, तो उनसे अच्छे खासे क्वेश्चन मिल जाते हैं। और ये टॉपिक थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, तो हर कोई ना तो इसको पढ़ा पाता है और ना हर कोई इसको पढ़ पाता है। लेकिन भगवान की कृपा से मेरा इन टॉपिक पे स्पेशलाइजेशन है, तो ये टॉपिक मैं आपको बाकी लोगों से अच्छा करा दूंगा और जो मैं कराऊंगा वो आपको दिखेगा,
आप जानते हैं सबका सबका पढ़ाया हुआ आज की डेट में आप जानते हैं ऑनलाइन है, आप पढ़ सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको सारी बातें बता दिया। स्ट्रेटजी पर मेरी बात यही रही। अगर अब आप में से किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो बताइए, उसको मैं आंसर करूं, और नहीं तो अब हम लोग आज अपनी एनाटॉमी का थोड़ा सा पार्ट हम आज पढ़ाना चाहेंगे। तो बताइए, हम आप लोगों के कमेंट इस समय देख रहे हैं, अगर आप में से किसी को कुछ भी कहना हो तो बताइए। हमने सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी और कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे मैंने बात बता दिया है। अगर आप में से किसी को कोई कोई बात कहनी हो, पूछनी हो, कोई अगर डाउट है तो बताइए। बाकी आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, सबके पास अपनी स्ट्रेटजी होगी, सबके पास अपनी प्लानिंग रहती ही रहती है, वो होगी आपके पास। तो अगर मेरी प्लानिंग आपको अच्छी लगती है तो आप उसको फॉलो जरूर करिएगा। तो थोड़ा समय प्लांट एनाटॉमी के बारे में थोड़ी सी बात आपसे कर लूं, आगे चल के इस टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। अगर मैं एनाटॉमी की बात करूं, देखिए चीजों क्या होता है कि वही चीज अधिकांश लोग पढ़ाते हैं, उसमें कोई बड़ा अंतर होता नहीं। चीजों को थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनाइए। अगर किसी बात को जिसको आपने खुद किया है, आप फील करते हैं, देखें, उससे जोड़ के पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा सा जो बोरियत कम होती है वो इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो देखिए, याद करिए, हम सभी लोगों ने क्लास 11-12 से ही सेक्शन काटना शुरू कर दिया। याद करिए, हम लोग सेक्शन काटते थे, 11-12 में काटे, फिर इंटर बीएससी में काटे, फिर एमएससी में सेक्शन काटे, और उसको हम लोग स्टेन करते थे, और फिर माइक्रोस्कोप के नीचे रख के हम लोग देखते थे। बस वही एनाटॉमी है, ध्यान दीजिए। यानी एनाटॉमी हम क्या करते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट एंड देयर पार्ट्स की स्टडी की जाती है। भाई मान लीजिए कोई स्टेम है, चाहे रूट है, चाहे फ्लावर है, चाहे लीफ है, जो हमको बाहर से दिखाई दे रही है वो तो हम देख पा रहे हैं। तो जो बाहर से दिख रही है वो चीज क्या है, वो मार्फोलॉजी है। एक्सटर्नल अपीयरेंस क्या है, वो स्टडी ऑफ मार्फोलॉजी है। लेकिन अगर उसके अंदर की बात करें कि वो कोई प्लांट पार्ट है, किस तरह की सेल्स का बना हुआ है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सेल का टाइप कैसा है, उनकी असेंबलिंग कैसे है, उनका एसोसिएशन कैसे है, उनकी लेयरिंग कैसी है, अगर ये सब जानना हो तो आप जानते हैं हमारी आंखों से दिखाई नहीं पड़ता। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पतला सा सेक्शन काटते हैं, सेक्शन की प्रॉपर हम लोग स्टेनिंग करते हैं, और उसी को माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखा जाता है। तो याद करिए, हम लोग 11-12 में भी किए थे, मतलब इंटरमीडिएट में किए थे, अपने बीएससी में भी हम लोगों ने किया था, जो एमएससी किए हैं आपने वहां भी किया था। तो बस यही काम हम ऑलरेडी किए हुए हैं, तो इसको इस तरह जोड़िए, रटने के चक्कर में मत पड़िए। तो सब करके हम क्या कर रहे थे, हम प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे थे कि प्लांट पार्ट जो चाहे स्टेम हो, चाहे लीफ हो, चाहे रूट हो, कोई हो, वो किस तरह की सेल की मिलने से बनी हुई है, उसमें सेलुलर अरेंजमेंट क्या है, उनका ऑर्गेनाइजेशन का, ये सब पढ़ा जा रहा था ना। तो एनाटॉमी क्या होती है, बस एक लाइन की बात है कि ब्रांच ऑफ द लाइफ साइंस which deals with the internal structure of plant and their parts। यही है ना, एक लाइन की बात है। तो इसमें कुछ याद करने से कुछ है नहीं, चीजों को बस जो आपने खुद किया है, आपने जो देखा है या जो देख रहे हैं, उनसे अगर कोरिलेट कर देंगे तो आपका सब्जेक्ट बहुत ज्यादा पढ़ने लायक बचता होता नहीं है। चीजें तमाम आप एक्सपर्ट ऑलरेडी पहले से हैं, ऑलरेडी किए हैं भाई। तो एनाटॉमी की डिफिनेशन रखने की क्या जरूरत है, हमने खुद किया तो है। इंटरनल सेक्शन काटा, बीएससी में काटा, एमएससी में सेक्शन काटा, स्टेन किया, खुद हम लोग मैक्रो देखते भी उसको हैं। बस वही एनाटॉमी है। हम लिख के कैसे सकते हैं, देखिए कि ब्रांच ऑफ साइंस, ये साइंस दो ब्रांच है, ब्रांच ऑफ साइंस या कह लीजिए लाइफ साइंस कह लीजिए, ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस, आप चाहे बॉटनी कह सकते हैं, विच स्टडीज या विच डील्स विथ क्या, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स
एंड देयर पार्ट्स। प्लांट और उनके जो विभिन्न भाग हैं, उनकी जो हिंदी में कहा जाए जो उसकी आंतरिक संरचना होती है, तो उसी आंतरिक संरचना की जो स्टडी करती है, जो साइंस की ब्रांच वही कहलाती है एनाटॉमी। ठीक है ना, एनाटॉमी इस चीज को हम कहते हैं। अब देखिए, मार्सेलो मालपिघाई और एनग्रू दो साइंटिस्ट हुए हैं, मार्सेलो मालपिघाई और एनग्रू। इन लोगों ने सबसे पहले इंडिपेंडेंटली अलग अलग इस पर स्टडी करना शुरू किया था, और इसीलिए आप जानते हैं यही पायोनियर्स इन द फील्ड ऑफ एनाटॉमी हैं। कौन कौन? मार्सेलो मालपिघाई, ध्यान दीजिए मैं लिख रहा हूं नाम क्या, मार्सेलो मालपिघाई एंड एनग्रू। इन लोगों ने इंडिपेंडेंटली इस ब्रांच पे स्टडी करना शुरू हुआ था, और आप जानते हैं कि इसमें जो एनग्रू हैं वही फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी हैं। जो एनग्रू साहब हैं यही हैं फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी, यही है फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी, फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी यही है, ये है। अब देखिए एनाटॉमी आप कैसे पढ़ेंगे, देखिए पढ़ने का तरीका सुन लीजिए। कोई भी टॉपिक पढ़िए तो उसका मेरा जो एक स्ट्रेटजी है, प्लान है, उसको जरा सुन लीजिए। बाकी आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप उसको उसका असेसमेंट करिएगा और अपने तरीके से फॉलो करिएगा। देखिए सबसे पहले काम क्या करेंगे, जितने भी तरह की सेल्स होती हैं, जैसे हम लोग डिफिनेशन आगे पढ़ेंगे टिश्यू क्या होता है, फॉर्मेलिटी सब करेंगे, उसमें कुछ छोड़ना नहीं है, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकल होइए, बिहेवियरल होइए, तब आप लोगों से आगे जाएंगे, तब चीजें जो थोड़ा सा हटके हो जाएंगी और आप सबके आगे निकल जाएंगे। तो क्या करना है पहले आपको, जैसे मान लीजिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं, बहुत थ्योरेटिकल मत होइए भाई, थोड़ा प्रैक्टिकल होइए, थोड़ा प्रोफेशनल होइए, थोड़ा ऑब्जेक्टिव होइए, तो बात बनेगी। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं जानिए, फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो सारे पॉइंट समझ के याद करिए, मैंने कहा समझ के याद करिए। उसके बाद से क्या करेंगे, उनके टाइप पढ़िए, मेरिस्टेम के टाइप, फिर ऐसे परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं उनका कैरेक्टर पढ़िए, उनके टाइप पढ़िए, और जितनी तरह की सेल्स हैं जैसे पैरेन्काइमा, तो पैरेन्काइमा सेल का एक्सक्लूसिव फीचर समझ के पढ़िए। पैरेन्काइमा सेल्स में आप जानते हैं अगला काम क्या देखना है कि अगर आपको प्लांट के डिफरेंट पार्ट अगर मालूम है या उसके डिफरेंट लेयर पता है, तो एपिडर्मिस से लेके और पिथ तक आइए। मेरी जो लोग मेरा लेक्चर सुन रहे होंगे आज ही अपनी बुक खोलिएगा, फिगर का खूब ध्यान दीजिए। फिगर आप बनाने में अगर मान लीजिए अगर आपको टाइम लगता है तो कम से कम फिगर देख लिया करिए। तो सबसे पहले कौन सी लेयर एपिडर्मिस होती है, उसके नीचे हाइपोडर्मिस, फिर जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल होती है, वेस्कुलर बंडल और पिथ, ये सब होती है ना। ये सारी बातें पहले फिगर में देखिए, ध्यान दीजिए। हम लोग हिस्ट्री की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी लिटरेचर की बात नहीं कर रहे हैं, हमारा लाइफ साइंस है भाई, हमारा एक्सपेरिमेंटल साइंस है। तो अभी हम एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमारे बुक्स में सब बढ़िया बढ़िया फिगर बना हुआ है, उन फिगर्स को देखिए। फिगर के थ्रू अगर पढ़ेंगे तो चीजें ज्यादा क्लियर होंगी और लंबे समय तक याद रहेंगी। तब आप क्या करिए, तब पढ़ने का मैं तरीका बता रहा हूँ। तब पैरेन्काइमा क्या आपने थोड़ा सा कैरेक्टर पढ़ लिया, अब आप ध्यान दीजिए कि पैरेन्काइमा एपिडर्मिस से लेकर के और पिथ तक किन किन लेयर में पाई जाती है। ध्यान दीजिए, मैं होलिस्टिक स्टडी की बात कर रहा हूँ, और मेरा जो लेवल है वो क्या है, मैं कम से कम आपसे जीआईसी प्रवक्ता, एलटी और प्रवक्ता की बात कर रहा हूँ। टीजीटी पीजीटी तो आप जानते हैं आसान टाइप का है, सब कोई कर लेता है। अगर आप एलटी को लेकर, जीआईसी एलटी को लेकर अगर आप सिंसियर हैं, प्रवक्ता को लेकर सिंसियर हैं, तो मेरी बात आप जरूर सुनिए। और इसको देखने के लिए अगर आपको मेरी बात पे सीधे भरोसा मत करिए, आप पिछले वर्षों को पेपर उठाइए और मिला लीजिए। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, अब डिफरेंट लेयर में पता करिए पैरेन्काइमा सेल्स किन किन लेयर्स में होती हैं, ये पता करिए। अब इसके बाद फिर निकलिए, उसके बाद ध्यान दीजिए पैरेन्काइमा सेल्स क्या होती हैं, आप जानते हैं थिन वॉल्ड होती है, लिविंग होती हैं, तो उनमें मॉडिफिकेशंस होते हैं। तब इनके सारे मॉडिफिकेशन पढ़िए कि जीरोफाइट्स में पैरेन्काइमा सेल का क्या मॉडिफिकेशन होता है, मीजोफाइट में कैसे होती है, हाइड्रोफाइट में कैसा होता है। ये आप कर लेंगे तो पैरेन्काइमा का काम पूरा हुआ। इसका पैरेन्काइमा की स्टडी पूरा मानेंगे, और तब आप किसी एग्जाम में बैठ के देखेंगे तो पैरेन्काइमा क्वेश्चन कोई आपसे गलत नहीं होगा। इसी प्रकार से यही कहानी कोलेनकाइमा के बारे में, यही कहानी स्क्लेरेनकाइमा के बारे में आप पढ़िए। इसी प्रकार से कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या होते हैं उनको जानिए, उनके फिगर को ढंग से देखिए जरा सा।
मान लीजिए जाइलम आप पढ़ रहे हैं तो जाइलम के डिफरेंट जो कंपोनेंट सेल्स हैं उनको ढंग से देखिए, जाइलम की फिगर देखिए। आजकल तो 3D पिक्चर में अवेलेबल है भाई, यूट्यूब पे देख सकते हैं आप लोग, 3D पिक्चर दिखाई पड़ता है, उनका फंक्शन ही दिखाई पड़ता है। बहुत कुछ यूट्यूब आपके काम आ सकता है, या चीजों को आप देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। उसके बाद से क्या करेंगे, पूरा जाइलम का टाइप, जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है, वैस्कुलर बंडल क्या होते हैं, डिटेल में हर बात को पढ़िए, लेकिन फिगर बना बना के। फिगर नहीं भी बनाने का मन करता है आपको तो आपके पास फिगर है, जो टीचर पढ़ाएगा फिगर बनाएगा। फिगर पे ज्यादा फोकस करिए। फिगर के थ्रू अगर आप पढ़ाई करेंगे तो पहली बार में थोड़ा सा टाइम आपका जरूर लगेगा, लेकिन जब रिवीजन करना होगा तो बहुत लिटरेचर आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। मैं जब पढ़ाऊंगा तो फिगर पे ही मैं प्रयास करूंगा मैक्सिमम का अपना अपना काम चल जाए, उसी में एक आध लाइन जोड़ के पूरा काम चल जाता है। और बहुत ज्यादा दोहराते समय हमको लिटरेचर नहीं पढ़नी पड़ती है, तो वो सब्जेक्ट हमारा इंटरेस्टिंग हो जाता है। सब्जेक्ट को दोहराने में हमारा कम टाइम लगता है, और जो भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा उसका एसिड टेस्ट यही है कि किसी ने आप, या मान मैंने ही अगर आपको टॉपिक पढ़ा दिया और पढ़ाने के बाद अगर डिफरेंट एग्जाम के क्वेश्चन अगर आपके साथ हो जाते हैं तो फिर हमने बढ़िया पढ़ाया और आपने अच्छा पढ़ा। अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं इसका मतलब हमारे पढ़ाने में भी गड़बड़ी है और आपको पढ़ने में भी गड़बड़ी है, इंप्रूव करने की जरूरत है। ठीक है ना, बड़ी साफ साफ सी बात है। जो टॉपिक पढ़ा दिया गया उसका एक्सपर्टाइज आपको हो जाना चाहिए, क्योंकि आप जूनियर क्लास के बच्चे आप हैं नहीं, ऑलरेडी पढ़े लिखे लोग आप लोग हैं। तो इस तरह से हम लोग चीजों को आगे बढ़ाएंगे। तो मैंने आपको बताया कि एनाटॉमी पढ़ने का तरीका क्या है, कि चीजों को हमने ऑलरेडी एक्सपेरिमेंटली देखा है, किया है, हम सबने सेक्शन काटा है, हम सबने स्टेनिंग किया है, हम सबने माइक्रोस्कोप में देखा है, सब कुछ किया तो है भाई, वही तो एनाटॉमी है। और क्या एनाटॉमी है, तो किसी प्लांट पार्ट की जो इंटरनल स्ट्रक्चर उसकी स्टडी एनाटॉमी कहलाती है। थोड़ा सा दो साइंटिस्ट के नाम याद कर लीजिए, एक मार्सेलो मेलपिघाई हैं और एक एनग्रू साहब हैं। इन लोगों ने अलग अलग तरीके से प्लांट की स्टडी किया था, इंटरनल की स्टडी किया था, और आगे चल के एनग्रू साहब को हम फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी कहते हैं। ठीक है ना। अब इसके बाद से थोड़ा सा मैं टिश्यू की बात आपसे करके आज की क्लास यहीं पर रोकूंगा, फिर अगले दिन से हम लोग सिस्टमेटिकली अपने सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। तो थोड़ा सा मैं टिश्यू वर्ड पे थोड़ा सा बात आपसे कर लूं। हाँ, चीजों को थोड़ा सा देखिए भाई, आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं, हम आपसे सीनियर हैं, आप थोड़ा ज्यादा समय तक हमने पढ़ाई लिखाई की है। अब देखिए टिश्यू को क्या करना है, टिश्यू सब लोग जानते हैं टिश्यू क्या चीज है। तो टिश्यू मतलब क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स, ऐसे बोलते हैं टिश्यू के लिए। लेकिन थोड़ा सा अब ये टिश्यू वर्ड तो आप जानते हैं कि क्लास 9th वाले भी पढ़ते हैं, याद करिए। अगर आप लोग पढ़े पढ़ाए, कई आप लोगों को कई लोग पढ़ा भी रहे होंगे, याद करिए क्लास 9th में सेल और टिश्यू है, तो 9th वाले भी टिश्यू पढ़ते हैं, 11th में भी टिश्यू है, बीएससी फर्स्ट ईयर में भी टिश्यू है, एमएससी फर्स्ट ईयर में भी टिश्यू है। तो इसका मतलब क्या टिश्यू हर जगह वही है? नहीं, धीरे धीरे सिंपल से कॉम्प्लेक्स तरफ आप जानते हैं आपका सिलेबस बढ़ता है। ठीक है ना। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम किसको टिश्यू कहेंगे, मेरी बात समझिए, सारे शब्दों पर ध्यान दीजिए। क्या है? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, ध्यान दीजिए, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, ठीक, परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन एंड हैविंग कॉमन एम्ब्रियोनिक ओरिजिन। तीन बात को बस एक साथ जोड़ना है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, ठीक है विवेक जी, अच्छी बात है। थोड़ा सा मैं और बदलूंगा अभी, तो आप क्या पढ़ते हैं, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन एंड हैविंग कॉमन एम्ब्रियोनिक ओरिजिन, इसको कहते हैं हम लोग टिश्यू। ठीक है ना। ये बात आपको जगह जगह लिखी मिल जाएगी, कि आपको जगह जगह ये बात लिखी मिल जाएगी, लेकिन ये टिश्यू की डिफिनेशन कंप्लीट नहीं है। जैसे मान लीजिए कि जब आप जाइलम और फ्लोएम पढ़ते हैं तो जाइलम की जो कंपोनेंट सेल्स हैं, आप सब जानते हैं कि जाइलम में जो वेसल्स होते हैं और ट्रैकिट्स होते हैं। तो वेसल्स एंड ट्रैकिट्स क्या होते हैं, थिक वॉल्ड और डेड होते हैं, याद करिए। उसी जाइलम में याद करिए कि जाइलम में जो जाइलम पैरेन्काइमा होती है वो क्या होती है, वो लिविंग और थिन वॉल्ड होती है। तो अब बताइए, क्या जाइलम के जो कंपोनेंट सेल्स हैं जिनके मिलने से जाइलम बना हुआ है, क्या वो सिमिलर सेल्स का ग्रुप है? क्या उसकी सारी सेल्स जो स्ट्रक्चरली डिफरेंट हैं वो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर रही होंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं कर रही होंगी। इसका मतलब ये हुआ, ध्यान दीजिएगा, कि ये जो टिश्यू की डिफिनेशन हम लोग बताते हैं कि ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन एंड हैविंग कॉमन एम्ब्रियोनिक ओरिजिन, असल में सिंपल टिश्यू की डिफिनेशन है।
ये सिंपल टिश्यू की डिफिनेशन है। मैं फिर रिपीट कर दूं कि ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन एंड हैविंग कॉमन एम्ब्रियोनिक ओरिजिन, ये टिश्यू की डिफिनेशन नहीं है, ये सिंपल टिश्यू की डिफिनेशन है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में क्या होता है, तो आपने पढ़ा होगा ग्रुप ऑफ डिसिमिलर सेल, क्योंकि याद रखिए जाइलम और फ्लोएम ही आप जानते हैं कंपाउंड टिश्यू के एग्जांपल्स होते हैं। तो वहां क्या होता है, ग्रुप ऑफ डिसिमिलर सेल्स। और ध्यान दीजिए वहां पे क्या होता है, जब उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, उसमें से कोई थिक वाल्ड है, कोई थिन वाल्ड है, कोई लिविंग है, कोई नॉन लिविंग है, तो क्या थिक वाल्ड और थिन वाल्ड का सिमिलर फंक्शन होगा? क्या लिविंग और डेड का सिमिलर फंक्शन वो नहीं होगा ना। इसका मतलब क्या होता है कि वो सिमिलर फंक्शन तो नहीं परफॉर्म करती हैं, लेकिन एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करती हैं। और जाइलम का कॉमन जाइलम फंक्शन क्या होता है कि रूट्स ने जो भी वाटर मिनरल एब्जॉर्ब किया है उसको डिफरेंट प्लांट पार्ट तक क्या किया जाए, उसको ट्रांसपोर्ट किया जाए। तो उस ट्रांसपोर्टेशन में सारी सेल्स वहां पे हेल्प करती हैं। तो इस तरह से ध्यान दीजिएगा, अगर दोनों को जोड़ के बताया जाए तब जाकर के टिश्यू की डिफिनेशन कंप्लीट होगी। और वो क्या हो जाएगा, पूरी बात होगी ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल। सिमिलर किसके लिए, सिंपल टिश्यू के लिए। डिसिमिलर किसके लिए, कंपाउंड टिश्यू के लिए। तो जब टिश्यू एज होल की आप बात कर रहे हैं, या तो फिर दोनों को अलग अलग बताइए कि ये सिंपल टिश्यू डिफिनेशन है और एक कंपाउंड टिश्यू डिफिनेशन है। एक साथ बोलना है दोनों को, तो दोनों को बात जोड़िए। और दोनों के बाद क्या है, ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन आर हेल्पिंग टू परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन एंड हैविंग कॉमन एम्ब्रियोनिक ओरिजिन। अगर ये बात पूरी आप कहते हैं तब उसमें आपका पूरा टिश्यू आ गया, तब आपका उसमें पूरा टिश्यू आ गया। अब उसमें से आप चाहे तो सिंपल छांट के कंपाउंड आप अलग कर लीजिए। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ लूं, वो ये है, मान लिया हमने एक ही मुर्गी द्वारा दिए गए, हमने 1 दर्जन अंडे सटा के रख दिए। अब बताइए, अंडा मतलब एक सेल ही तो है ना। अब ये टिश्यू है कि नहीं, बताइए आप लोग, ये टिश्यू है कि नहीं। हमने कहा एक ही मुर्गी द्वारा दिए गए 1 दर्जन अंडे हमने सटा के रख दिए, ठीक। अब बताइए वो टिश्यू है कि नहीं, और अगर है तो कैसे, और नहीं है तो क्यों। बोलिए भाई, अंजलि जी कह रही है नहीं, विवेक जी कह रहे हैं नहीं, बताइए भाई क्यों नहीं। टिश्यू की डिफिनेशन क्या है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल। तो सारे अंडे जैसे हैं तो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल हो गया, ठीक। परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन, सारे अंडे का सिमिलर फंक्शन होगा। एंड हैविंग कॉमन एम्ब्रियोनिक ओरिजिन, सबकी ओरिजिन उसी मुर्गी से हुई है। तो जितनी बातें आपने टिश्यू के डिफिनेशन में पढ़ी है या पढ़ते हैं वो सब तो है वहां पे, फिर क्यों टिश्यू नहीं है भाई। डिफिनेशन क्या है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, सारे अंडे सिमिलर हैं। परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन, सारे अंडे का फंक्शन सिमिलर है। एंड हैविंग कॉमन एम्ब्रियोनिक ओरिजिन, सारे अंडों की, मैंने कहा कि एक ही मुर्गी के सब अंडे हैं। तो अब जरा बताइए कि अब ये टिश्यू क्यों नहीं, आप लोग कह दिए कि नहीं है, क्यों नहीं है भाई। डिफिनेशन बिल्कुल सही तो है, जल्दी बोलिए, बुद्धि काम कर रही नहीं। विवेक जी ने कुछ लिखा है, फिर विवेक जी आप हमसे कहाँ पढ़े थे हमको याद नहीं आ रहा है, लेकिन अच्छी बात है कि आपको मेरी बातें याद हैं। कभी मिलेंगे आपसे तो याद आ जाएगा, क्योंकि हम थोड़ा नाम कम याद रखते हैं, चेहरा पहचान लेते हैं मिलने पर, ठीक है। ये बड़ी अच्छी बात है कि आप मेरी बताई बात में से कुछ बात आपको याद है, हालांकि आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हाँ ठीक है, विवेक जी ने लगभग सही बात कहा है। देखिए भाई, एक बात जो डिफिनेशन में कहीं नहीं लिखी रहती किसी बुक में, वो यही है भाई, जो बुक्स में डिफिनेशन लिखी है, जो गुरुजी लोग पढ़ाते हैं वो यही पढ़ाते हैं, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन हैविंग कॉमन एम्ब्रियोनिक ओरिजिन टिश्यू है, हर जगह ही लिखा रहता है। अगर ऐसे टीचरों से, ऐसे राइटरों से कह दिया जाए भाई एक ही मुर्गी द्वारा बनाए गए सारे अंडे हैं, उनको हमने सटा के बिल्कुल रख दिया, अब बताओ आपकी डिफिनेशन में कौन सी ऐसी बात है जो यहाँ फॉलो नहीं हो रही है। तो आपके बुक में जितनी डिफिनेशन लिखे सारी बातें वहां फॉलो हो रही हैं। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स भी हैं, सिमिलर फंक्शन परफॉर्म भी करती हैं, और कॉमन एम्ब्रियोनिक ओरिजिन भी है, सारे अंडे एक ही मुर्गी द्वारा दिए गए हैं। इसका मतलब टिश्यू तो हो गया, लेकिन एक बात जो नहीं बुक्स में लिखी रहती है वो यही है, ध्यान दीजिएगा
कि अगर किसी सेल को टिश्यू बनाना है तो देयर शुड बी इंटरडिपेंडेंस। याद रखिए, इंटरडिपेंडेंस होना चाहिए, एक दूसरे पर निर्भरता होनी चाहिए, इंटरलिंकेज होना चाहिए। अब जरा सा इसको एग्जांपल में बदलता हूं, याद करिए। जब आप यहाँ पे फिलामेंटस एल्गी पढ़ते हैं, याद करिए, आपने यूलोथ्रिक्स पढ़ा होगा, स्पाइरोगैरा तमाम आपने पढ़ा होगा, तो बताइए क्या यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ सेल्स नहीं होती है? ग्रुप ऑफ सेल्स तो है भाई, याद करिए। जब आप फिलामेंटस एल्गी पढ़ते हैं या फंजाई पढ़ते हैं तो वहां पर तो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं। तो इन ग्रुप ऑफ सेल्स को तब आप क्यों कहते हैं कि एल्गी में जो होता है टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन नहीं पाया जाता? तो थोड़ा सा आप अपनी आदतें बदल दीजिए। बस बुक में जो लिख दिया उसी को पढ़ लिया, किसी टीचर ने बता दिया वही पढ़ लिया। भाई देखिए, ऐसे में हो सकता है रट के आप एग्जाम पास कर लें, क्योंकि एग्जाम का लेवल आपका बड़ा नीचे, बड़ा लो होता है, ठीक है ना। लेकिन वास्तव में सब्जेक्ट के आप स्कॉलर हैं, आपको नॉलेज को क्लेम नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा चीजों को सोचिए, सोचने से देखिए आपके नॉलेज का विस्तार होगा, और फ्यूचर में आप लोग हो सकता है कि आप टीचिंग कहीं कर भी रहे हो, हो सकता है ना सरकारी हो प्राइवेट ही सही, लेकिन टीचर तो भाई टीचर है, चाहे प्राइवेट में पढ़ाए चाहे सरकारी में पढ़ाए, वो अलग बात है। टीचर तो आप हैं, तो कम से कम आपसे जो बच्चे आपसे पढ़ लिख रहे होंगे तो उनके ज्ञान का विस्तार होगा और वो भविष्य में विद्वान बनेंगे। थोड़ा सब्जेक्ट को आप पढ़िए, चीजों को समझने की कोशिश करिए। तो ध्यान दीजिए, यही बात है कि आप जब आप एल्गी में पढ़ते हैं तो वहां तो भाई ग्रुप ऑफ सेल है, फिर भी आप जानते हैं एल्गी में और फंजाई में हम लोग कहते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ठीक है ना। तो फिर वही बात मैं कहूं कि टिश्यू की जो सामान्य डिफिनेशन होते हैं लागू हो तो रही है भाई, ग्रुप ऑफ सेल है, सिमिलर सेल है, परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन है, कॉमन एम्ब्रियोनिक ओरिजिन भी है। तो फिर ये बताइए टिश्यू क्यों नहीं है? यूरोथ्रिक्स में टिश्यू वर्ड क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? स्पाइरोग्राम टिश्यू वर्ड यूज क्यों नहीं कर रहे हैं? बाकी एल्गी ग्रुप में नहीं कर रहे हैं, फंजाई में क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? ऐसा क्या हो गया? तो बस वही बात है कि ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इंटरडिपेंडेंसी नहीं है। आप जानते हैं ये सेल नंबर 1 मान लीजिए मैं कह दूं, ये जितने फंक्शन परफॉर्म करती है मेजॉरिटी ऑफ फंक्शन ये सेल नंबर 2 भी परफॉर्म कर देती है। यहाँ पर इंटरडिपेंडेंसी नहीं है, हर कोई अपने आप में क्या है, कंप्लीट है, ठीक है ना। एक और एग्जांपल आपको दूं, अगर आप इलाहाबाद में रहते होंगे तो यहाँ पे कॉलोनी बनती है, ईडब्ल्यूएस कॉलोनी ऐसे बना दिया गया। तो ईडब्ल्यूएस कॉलोनी में क्या है, वो कॉलोनी है, ठीक। और याद रखिए हमारा जो यहाँ पे जैसे मान लिया आपने कहा एक कमरे की वहां पर असल में रहने का एक ही कमरा होता है। ईडब्ल्यूएस जो कॉलोनी होती है उसमें रहने का एक कमरा होता है और बाकी किचन होता है, बाकी सब व्यवस्था होती है। तो उस तरह से वो कॉलोनी इसलिए है कि कई ढेर सारे घर वहां जुड़े जुड़े हैं, लेकिन वहां का हर घर अपने आप क्या है, कंप्लीट है। ये नहीं है कि पहले वाली ईडब्ल्यूएस कॉलोनी में यहाँ पे खाना पकेगा तो अगले में हमारा इंटरटेनमेंट होगा, ऐसा नहीं होगा। भले ही एक कमरे के मकान है लेकिन वहां पे सब कुछ होता है। लेकिन अगर आपके मकान, अगर आप 10 कमरे के मकान है तो आपका याद रखिए आपका जो हर 10 कमरा है वो क्या है, अपने आप में अधूरा है, वो कंप्लीट नहीं है। आपका मान लीजिए कमरे में अगर मान लीजिए आपके सोने का कमरा है तो जरूर खाने के लिए कोई और कमरा होता होगा, इंटरटेनमेंट के लिए दूसरा कोई कमरा होता है ना, गेस्ट हाउस के लिए अलग से कमरा होता है, किचन आपका अलग से होता है। तो इस तरह से हमारी जो मकान है उसका हर कमरा अपने आप में क्या है, अधूरा है, इनकम्प्लीट है और एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। सारे कमरे हमारे किचन पे डिपेंडेंट हैं, सारे कमरे हमारे इंटरटेनमेंट रूम पे डिपेंडेंट हैं, सब वहां पर इंटरडिपेंडेंसी है। और इसी इंटरडिपेंडेंसी की वजह ध्यान दीजिए, यहाँ पर कोई इंटरडिपेंडेंसी नहीं है, सब सब इंडिपेंडेंट हैं। तो एक इंटरडिपेंडेंसी वर्ड आप लोग अपने तरफ से अपने टिश्यू के डेफिनेशन में शामिल कर लीजिएगा। हालांकि आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, हम मिलेगा, थोड़ा सा बढ़िया बुक पढ़ेंगे, रेफरेंस बुक पढ़ेंगे तो वहां पर ये सब मिल जाएगा। लेकिन इंडियन आथर पता नहीं क्यों इस टर्म को शामिल नहीं करते हैं। याद रखिएगा कि अगर सेल ग्रुप ऑफ सेल्स में जो अगर इंटरडिपेंडेंसी नहीं है तो उस कंडीशन में वो ग्रुप ऑफ सेल आपकी कॉलोनी होता है, न कि वो टिश्यू होता है, ठीक है ना। तो बस इसी के साथ आज का असल में टाइम हम लोग का हो गया। आज हम लोग अपने क्लास कहीं पे रोकते हैं। अब अगले दिन से हम लोग 5 बजे से 6 बजे तक भी शुरुआत हम लोग की रहेगी। आगे चल के जूलॉजी का भी पार्ट जुड़ जाएगा और एक क्लास बॉटनी, एक क्लास जूलॉजी का हम लोग का चलेगा। कुल मिलाकर समझिए बायोलॉजी का हम लोग का अपना पढ़ाने वाले अपना हिसाब से सिलेबस बांट लेंगे, उसको पढ़ाएंगे और प्रयास करेंगे, निश्चित रूप से बहुत अच्छा होगा। लेकिन इसमें आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है।
पूरे मन से, पूरे लगन से, पूरी सामर्थ्य से एक चैलेंज के रूप में आप इस एग्जाम को एक्सेप्ट करिए और इस तरह से प्लानिंग करिए कि बस इस साल तो बस अंतिम है। अब इसके बाद जो भी एग्जाम होगा उस एग्जाम में बहुत अच्छे रैंक से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा और इसके बाद से फिर हमको दोबारा टीजीटी पीटीटी ऐसी कोचिंग नहीं करनी है, सिलेक्शन ले लेना है। तो इस भावना से आप जुड़िए। बस आज की क्लास नहीं रोकते हैं, कल की क्लास में फिर हम लोग मिलेंगे 5 बजे, ताकि हम लोग सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।